हेलो गाइस, तो हम लोग आ गए एक नए वीडियो पर और आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 12 के लिए बायोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन। और ये जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं आप लोग को कराने वाला हूँ ये निश्चित आपके एग्जाम में इससे बाहर कुछ भी नहीं जाने वाला है। अगर चाहते हैं कि आपके एग्जाम में बहुत ही बेहतरीन हो जाए और आपके एग्जाम में 70 में 70 आप आसानी से ला लें, तो ये पूरे वीडियो को देखने से आप निश्चित ला सकते हैं। चाहे वो ऑब्जेक्टिव अपलोड किए जा रहे हैं या सब्जेक्टिव अपलोड किए जा रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए पूरे वीडियो वही लड़का देखेगा जिसका सपना है कि 70 में 70 बायो में लाना है और बिल्कुल कुछ नहीं पढ़ा है, लेकिन प्रतिदिन जितने भी वीडियो अपलोड कर रहे हैं उसको प्रॉपर वॉच करते हुए चल रहा है, तो निश्चित मैं कहता हूं कि एग्जाम में उससे बेहतर कोई नहीं करने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक एक करके क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं। आपको ध्यान रहे कि जितने भी क्वेश्चन मैं पूछूंगा उसका आंसर आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा या आप लोग याद करके जाइएगा, तभी जाके आप बेहतर करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले पढ़ने वाला है WHO क्या है। WHO का फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। लिख लीजिएगा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ये आप लोग को क्या है WHO? तो इसके अनुसार जनन स्वास्थ्य का अर्थ क्या होता है कि सभी पहलुओं के संपूर्ण शारीरिक देखिए संपूर्ण जनन से संबंधित सभी क्या शरीर के अंग शारीरिक भावनात्मक व्यवहारात्मक सामाजिक स्वस्थ हो, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? स्वस्थ समाज कहते हैं। स्वस्थ समाज किसे कहेंगे? जो शारीरिक रूप से मानसिक रूप से और क्या व्यवहारिक रूप से भावनात्मक रूप से अगर स्वस्थ रहता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? WHO के अनुसार स्वस्थ समाज कहा जाता है। ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है कि परिवार नियोजन क्या है। देखिए हमारे देश में सबसे पहले मैं बता दूं तो 1951 ईस्वी में जैसे ही देश आज़ाद हुआ तो उस समय 1951 ईस्वी में हमारे देश में एक नियम लगा। उस नियम के अनुसार क्या था कि हम दो हमारे दो, मतलब कहने का मतलब मम्मी पापा दो हैं तो उनके लड़के भी कितना होना चाहिए? दो होना चाहिए। क्योंकि बहुत सारा नारा दिया गया था कि उस समय नारा था कि छोटा परिवार सुखी परिवार, बड़ा परिवार दुखी परिवार। और आप लोग भी जानते हैं कि अगर छोटा परिवार रहता है तो आप बहुत खुशी से जिंदगी को आप व्यतीत करते हैं, लेकिन बड़ा परिवार हो जाता है तो दुखी परिवार हो जाता है। तो उसी को दूर करने के लिए 1951 ईस्वी में नारा दिया गया कि हम दो हमारे दो। ये नारा कब दिया गया था? 1951 ईस्वी में। इसी को हम लोग किसके नाम से जानते हैं? परिवार नियोजन के नाम से जानते हैं। परिवार नियोजन क्या कह रहा है कि सब भारत में सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संपूर्ण जनन स्वास्थ्य को एक लक्ष्य के रूप में प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय कार्ययोजना और कार्यक्रम की शुरुआत की गई, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? परिवार नियोजन। मतलब क्या? डिसाइड किया जा सके कि आखिर जनसंख्या कितना रहना चाहिए। देखिए जनसंख्या बढ़ रहा है तो बहुत सारा दिक्कत भी है। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल में बता दूं तो आपको याद रखना है कि 1900 ईस्वी में पूरे विश्व की जनसंख्या कितना था? तो 1 अरब था। कितना अरब था? 1 अरब था। वही देखा गया क्या कि 2000 ईस्वी में पूरे विश्व की जनसंख्या कितना अरब हो गया? 6 अरब हो गया। तो आप देख रहे हैं कि जनसंख्या कैसे बढ़ रहा है। आज़ादी के समय भारत की जनसंख्या जो था वो 35 करोड़ था। कितना था? 35 करोड़ था। लेकिन वही देश आज़ाद हो गया 2000 ईस्वी में देखा गया तो हमारे देश की जनसंख्या 1 अरब हो गया। तो ये बताइए हमारे देश की जनसंख्या बढ़ रहा है कि घट रहा है? आज़ादी के समय मात्र 35 करोड़ था, लेकिन वही 2000 में देखा गया तो कितने हो गया? 1 अरब हो गया। तो ये लगातार जनसंख्या क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। और इसे बचने का उपाय हम लोग क्या करना चाहिए? सोचना चाहिए। अगला क्या? उलवेधन, या इसी को बोलते हैं एमिनोसिंथेसिस। क्या है? तो देखिए एमिनोसिंथेसिस वह विधि होता है जो गर्भ में पल रहा है शिशु के क्या में कोई बीमारी तो नहीं है, बीमारी का पता लगाया जाता है। और इसके साथ साथ इस विधि से हम लोग क्या पता लगा सकते हैं कि गर्भ में जो बच्चा पल रहा है वह लड़का है कि लड़की है। उसके लिंग का भी पता हम लोग इस विधि के द्वारा क्या कर सकते हैं? लगा सकते हैं। तो आप लोग बता सकते हैं कि एमिनोसिंथेसिस वह प्रक्रिया होता है जिसमें क्या किया जाता है? गर्भ में पल रहे भ्रूण का पता लगा सकते हैं और इसके साथ साथ क्या कर सकते हैं? उसमें कोई आनुवंशिक बीमारी तो नहीं है, इसका पता लगा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है कि माँ के गर्भ में विकसित हो रहे शिशु के कोशिकाओं में मौजूद गुणसूत्र की जांच कर उससे लिंग का पता लगाने की प्रक्रिया को हम लोग एमिनोसिंथेसिस कहते हैं। देखिए वो लड़का जो पल रहा है वह लड़का है कि लड़की है,
इसके साथ वो क्या उसमें कोई आनुवंशिक बीमारी है कि नहीं है, उन सभी का पता लगाता है, उसे उल्बेधन या एमिनोसिंथेसिस के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। अगला देखिए क्या है, आईयूसीडी क्या है, तो यह भी एक बर्थ कंट्रोल या आईएम महत्वपूर्ण है, जो क्या किया जाता है, आधिकारिक बर्थ को कंट्रोल करता है। बर्थ मतलब समझते हैं, जनसंख्या को कंट्रोल करने में मदद करता है। अगला कापर टी क्या है, तो यह एक ऐसी युक्ति होती है जिससे फीमेल के वेजाइना में एक्सपर्ट डॉक्टर या नर्स के द्वारा क्या किया जाता है, फीमेल के वेजाइना से लेकर यूटेरस तक लगाया जाता है। यूटेरस समझते हैं, मान लीजिए कि कोई भी महिला ऐसा चाह रही है कि हमको 2 साल तक या 3 साल तक लड़का चाहिए ही नहीं, और वह रिलेशन में हमेशा रह रही है, जैसे में उसकी शादी हो गया तो रिलेशन तो बनाएंगे ही बनाएंगे, लेकिन वो चाहती है कि हमको 3 साल 4 साल तक लड़का नहीं चाहिए, तो उस समय कापर टी क्या कर दिया जाता है, डॉक्टर के द्वारा या एक्सपर्ट नर्स के द्वारा उसके क्या वेजाइना से लेकर यूटेरस तक लगा दिया जाता है, जिसके कारण स्पर्म जाएगा तो कोई नुकसान नहीं करेगा और वह महिला प्रेग्नेंट नहीं होगी। उसी को हम लोग कापर टी के नाम से जानते हैं, और यह कापर टी के ही आकार का होता है, याद रखेंगे। मैं आप लोगों से कुछ क्वेश्चन कर देता हूं, आप लोग जरूर अगर पढ़े होंगे तो जरूर आंसर बताएंगे। क्वेश्चन मेरा है कि आईयूडी क्या होता है, इसके बारे में डिटेल बताइए। आईयूडी क्या होता है, और आईयूडी ये 3 प्रकार का होता है, हार्मोन मोचक आईयूडी, और क्या होता है औषधि रहित आईयूडी, और क्या औषधि रहित आईयूडी। इन तीनों का परिभाषा और उदाहरण भी ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। जो अगर पढ़ने वाले होंगे वो तो कमेंट करके जाएंगे ही जाएंगे, कोई ऐसा नहीं होगा जो नहीं कमेंट करके जाएगा। प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि ज़रूर कमेंट करके बताइए, ताकि आप जीवन में बहुत ही बेहतरीन करें। अगला क्वेश्चन है क्या, बंधेकरण से आप क्या समझते हैं। बंधेकरण में आप लोग को बताता हूँ, सुनिए पहले। देखिए, कोई भी महिला है जो चाहती है कि जीवन भर हमको लड़का लड़के चाहिए ही नहीं समझते हैं। कोई ऐसा होता है, नसबंदी का नाम आप लोग सुने हो, तो नसबंदी क्या किया जाता है, एक बार नसबंदी करा दिया जाएगा तो पूरे जीवन में आपको लड़का या लड़की होगा ही नहीं। तो नसबंदी 2 तरह के कराया जाता है, एक नर के लिए नसबंदी कराया जाता है और एक मादा के लिए नसबंदी कराया जाता है। तो नर के लिए जो नसबंदी कराया जाता है, इसमें शुक्रवाहक नलिका को काट दिया जाता है। किस नलिका को, तो शुक्रवाहिका नलिका को काट दिया जाता है। और वही मादा में किया जाता है, तो इसमें क्या किया जाता है, फैलोपियन नलिका को काट दिया जाता है। तो सुनिएगा, जो नर के लिए कराया जाता है क्या चीज़, नसबंदी, उसको हम लोग जानते हैं वैसेक्टोमी के नाम से। याद कर रख लीजिएगा कि जो किसमें, नर में नसबंदी कराया जाता है उसको हम लोग वैसेक्टोमी कहते हैं, और जो मादा के लिए कराया जाता है उसे ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। और ये क्वेश्चन मैं निश्चित कहता हूँ कि एग्जाम में आ रहा है, और उम्मीद के साथ कहता हूँ कि आप इसको पढ़ के जाइएगा, ताकि आप एग्जाम में बहुत बेहतरीन करें। ये क्वेश्चन आप लोग पढ़ लीजिएगा, ट्यूबेक्टोमी और क्या चीज, वैसेक्टोमी, उसी को हम लोग बंधेकरण कहते हैं। देखिए, बंधेकरण एक शल्य क्रिया है जिसमें दखल अंदाजी से युग्मक परिवहन को रोक दिया जाता है, जिससे गर्भधारण नहीं हो पाता है। बंधेकरण प्रक्रिया में पुरुषों के लिए शुक्रवाहक उच्छेदन किया जाता है। शुक्रवाहक उच्छेदन को हम लोग क्या बोलते हैं, वैसेक्टोमी कहते हैं। आप लोग याद रखिएगा कि जो पुरुष के लिए किया जाता है, जिसमें शुक्रवाहिका नलिका को काटा जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, वैसेक्टोमी के नाम से जानते हैं। और डिंब वाहिनी नलिका को जिसमें काटा जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो याद रखिएगा वो महिलाओं में होता है, जिसको ट्यूबेक्टोमी के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं, ट्यूबेक्टोमी के नाम से जानते हैं। तो पूछा जाएगा कि वैसेक्टोमी क्या होता है, तो वैसेक्टोमी वो होता है जो पुरुषों के लिए नसबंदी कराई जाती है, और जो मादा के लिए नसबंदी कराई जाती है उसको हम लोग किसके नाम से जानते हैं, तो ट्यूबेक्टोमी के नाम से जानते हैं। और मुझे पूरा भरोसा है कि जितने भी क्वेश्चन आपको बताए जा रहे हैं इसको प्रॉपर ध्यान से सुन रहे हैं, और आप एग्ज़ाम में बहुत ही बेहतरीन करने वाले हैं। आपसे बढ़ के कोई नहीं है, आप बहुत ही बेहतरीन करोगे एग्ज़ाम में, और आप एग्ज़ाम में बैठेंगे तो इतना बेहतरीन जितना खुद से वादा नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, एमटीपी या सकबरता का चिकित्सीय समापन क्या है। तो देखिए, सब एमटीपी क्या होता है इसके बारे में बताता हूँ। देखिए, मान लीजिए कि कोई महिला प्रेग्नेंट हो गई, और वो प्रेग्नेंट होने के बाद ऐसा हुआ कि उसके गर्भ में जो शिशु पला उसको कोई बीमारी हो गया, उसको क्या हो गया, कोई बीमारी हो गया। तो ना होता है, डॉक्टर बोलता है कि अगर ये जन्म लेगा तो लड़का को दिक्कत होगा या माता को कोई प्रॉब्लम होने वाला है, तो सफैया कराया जाता है। आप लोगों ने सुना होगा नॉर्मल भाषा में कि उसको सफैया करा दिया जाता है। तो देखिए, जब भी कोई गर्भ में शिशु पल रहा है और उसका समय पूजने से पहले अगर सफैया करा देते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज़, एमटीपी बोलते हैं।
तो देखिए यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है कि अवांछित गर्भधारण को गर्भ अवस्था पूर्ण होने से पहले ही स्वेच्छापूर्वक या कानूनी रूप से चिकित्सा विधि द्वारा समाप्त कर दिया जाए, उसी को हम लोग एमटीपी कहते हैं। एमटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, सुनिए, याद रखिएगा, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। अब क्वेश्चन आता है कि आखिर एमटीपी क्यों कराई जाती है। देखिए भाई, एमटीपी कराने का रीज़न बहुत सारा रीज़न है। पहला रीज़न ये हो सकता है कि गर्भ में जो शिशु पल रहा है उसको कोई बीमारी हो, तब भी क्या कराया जाता है, एमटीपी कराया जाता है। या बहुत सारे लोग इसलिए भी एमटीपी कराते हैं कि घर में पता चल जाता है कि लड़की है, तब भी लोग एमटीपी करा देते हैं। और क्या एमटीपी किसके लिए होता है, मान लीजिए कोई लड़की है जिसका बलात्कार कर दिया गया, तो बलात्कार की स्थिति में अगर वो प्रेग्नेंट हो जाती है तो उस स्थिति में भी क्या कराया जाता है, एमटीपी कराया जाता है। सरकार ने देखा क्या कि पूरे विश्व में बता दूं कि 3.5 करोड़ हर साल, 3.5 करोड़ से ज़्यादा ही, लगभग मैं बता दूं 4.5 करोड़ लोग हर साल हमारे देश में क्या कराते हैं, हमारे देश में नहीं, पूरे विश्व में हर साल 4.5 करोड़ लोग क्या करते हैं, हर साल एमटीपी कराते हैं। सोच लीजिए, ये बहुत बड़ी संख्या होता है। और हमारे देश में इस सरकार ने देखा कि इसका बहुत गलत उपयोग हो रहा था। गलत उपयोग कहने का मतलब ये है कि लोग क्या देख रहे थे कि घर में जो पल रहा है उस क्या है, लड़की है, तो उसके लिए एमटीपी करा देते थे। तो सरकार देखा कि इसका बड़ा नुकसान है, तो सरकार ने 1971 ईस्वी में इसको कानून रूप से बना दिया कि अगर इसको कोई कराएगा तो समझ लीजिए उस पर क्या हो सकता है, कानूनी रूप से कार्रवाई हो सकती है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्या यौन संचारित रोग क्या है। तो वैसी बीमारी जो यौन संचारित क्रियाओं के द्वारा फैलती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, यौन संचारित रोग कहते हैं। मतलब क्या, यौन संचारित मतलब क्या, मैथुन करने से जो बीमारी फैलती है उसका उदाहरण क्या हो सकता है, गोनोरिया होता है, हॉर्पिस होता है, एड्स, क्लेमिडियता, लैंगिक हम बोल रहे हैं ना, और हेपेटाइटिस बी होता है, लैंगिक मसा होता है, और भी बहुत सारे इसके एग्जाम्पल है जो कि आपको याद रखना ही रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि बंध्यता का संक्षिप्त वर्णन करिए। बंध्यता क्या होता है, मान लीजिए कोई कपल है जिसमें नर और मादा दोनों साथ रहते हैं और दोनों साथ रहने के बाद मैथुन करने के बाद भी ये बच्चे को जन्म नहीं दे पाते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, बंध्यता कहते हैं। जब एक कपल जो जीव नर और मादा एक साथ रहते हुए भी क्या करते हैं, बच्चे को जन्म नहीं दे पाते, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, बंध्यता के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, यहाँ पे एआरटी तकनीक है। मान लीजिए कि कोई ऐसे कपल हैं जो बांझपन है, जो बच्चे को जन्म नहीं दे पाते हैं, तो उन बच्चों के लिए विशेष विधि अपनाई जाती है ताकि उनको क्या किया जाए, उनको लड़के पैदा करा जा सके, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एआरटी कहते हैं। अगला, यौन संचारित रोग का उदाहरण कौन है। तो देखिए, एड्स है, गोनोरिया है, सिफिलिस है, हर्पिस है, जनिक परिसर्प है, क्लेमिडियता है, ट्राइकोमोनास्ता है, लैंगिक मसा, यकृत भी है। ये सभी आप लोग को याद रख लेना है। और यहाँ पे देखिए क्या दे रखा है कि मनुष्य में जन्म नियंत्रण के विभिन्न उपायों को बताइए। तो इसके कई विधि है, यांत्रिक विधि है और क्या रासायनिक विधि है, यहाँ पे देख सकते हैं। इसके द्वारा गर्भधारण को रोक सकते हैं। शल्य विधि में मैं आप लोग को 2 को पढ़ाया था, क्या चीज़, वैसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी, जिसमें नर के लिए भी नसबंदी होता है और मादा के लिए भी नसबंदी होता है। और मैं यहाँ पे आप लोगों से कुछ ना कोई, यहाँ पे सब कुछ आप देख लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे प्रॉपर मैं इसके बारे में डिटेल आप लोगों को लिखा हूँ। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि वैसे प्राकृतिक विधियों के बारे में बताइए जो गर्भधारण को रोकने में मदद करते हैं। प्राकृतिक विधियाँ क्या होती है और प्राकृतिक विधि में कौन कौन आते हैं, ज़रूर कमेंट करके बताना है, छोड़ के नहीं जाना है। और जो पढ़ने वाला होगा वो ज़रूर बताएगा ही बताएगा, उसको छोड़ के नहीं जाएगा। अगला है क्या है, गर्भाशय वीर्य सेचन क्या है। यह तकनीक में स्त्री के पति से या अन्य स्वस्थदाता से शुक्र लेकर कृत्रिम रूप से स्त्री के गर्भाशय में स्थानांतरित कर दिया जाता है, उसे गर्भाशय वीर्य सिंचन कहते हैं। देखिए, कोई स्त्री के पति से, देखिए स्त्री के पति से या अन्य दाता से क्या ले लिया जाता है, स्पर्म ले लिया जाता है और क्या किया जाता है, गर्भाशय में क्या किया जाता है, स्थानांतरित, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, गर्भाशय वीर्य सेचन कहते हैं। अगला एक प्रखनली शिशु क्या है। तो अनेक स्त्रियों में अंडाशय या गर्भाशय सामान्य रूप से होता है, तो उनकी पतियों से शुक्राणु ले लिया जाता है और कमी होता है जिसके कारण गर्भधारण नहीं हो पाती है। ऐसी स्थिति में स्त्री के गर्भाशय से, यहाँ पर अंडाशय लिखिए, गर्भाशय नहीं, अंडाशय से अंडाणु ले लिया जाता है, उनके पति से क्या ले लिया जाता है, शुक्राणु, और उसे लैब में क्या किया जाता है, उसको लैब में निषेचन कराया जाता है, जिसके कारण जो बनता है, जो क्या बोलता है, युग्मनज बनता है, तो उसको हम लोग फिर से क्या
गर्भाशय में या फैलोपियन नलिका में ट्रांसफर करते हैं। अगर हम लोग देखिए, मैंने क्या बोला कि शुक्राणु और अंडाणु को लेकर प्रयोगशाला में मैंने क्या बताया, निषेचन कराया, जिसके कारण युग्मनज बना। उस युग्मनज को अगर फैलोपियन नलिका में डालते हैं तो उसका नाम हम लोग देते हैं क्या चीज, ZIFT। क्या बोलते हैं, ZIFT। लेकिन वही जो होता है अगर गर्भाशय में डालते हैं तो IUT के नाम से हम लोग क्या करते हैं, जानते हैं। चलिए इसी के साथ हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। आप लोग पढ़ते रहिए और मेहनत करते रहिए। जो पढ़ेगा एग्जाम में तो बेहतर वही करने वाला है। और इसी के साथ हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। आप लोग पढ़िए और मन लगा के पढ़िए, छोड़ना नहीं है कुछ भी। एग्जाम में बहुत ही बेहतरीन करना है। तो चलिए इसी के साथ मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।